जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 2026 स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों जितना मर्जी ऑनलाइन और डिजिटल जमाना आ जाए, कैश के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। चाहे 8 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो, कैश हर एक जगह पर काम आता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी हुई है, कैश के लेकर के स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल बनते ही आ जा रहे हैं। लेकिन आज 2026 आ चुका है दोस्तों। 2026 के अंदर आरबीआई के इनकम टैक्स के, जीएसटी के, फेमा के, ईडी के बहुत तरह की कैश की लिमिट्स होती है, वो आज हम जानने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम किसी भी डिपार्टमेंट से ना आए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, कैश किंग पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा ब्लैक मनी का बढ़ावा देता है। आपने कोई प्लॉट या मकान या दुकान खरीदना है 50 लाख रुपए का, तो उसकी रजिस्ट्री होती है 10 लाख रुपए की, बाकी का 40 लाख रुपए आपको कैश देना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों बहुत तरह की लिमिट्स को डिफाइन करता है। बहुत अलग अलग पर्सन्स के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए सारी की सारी लिमिट हम जान लेंगे, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों हमें इन ट्रांजैक्शंस को अगर लिमिट से कम करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर में कोई भी नोटिस हमें किसी भी डिपार्टमेंट से ना आए। हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कैश लिमिट, आप अपने घर पर कितना कैश रख सकते हैं। एक व्यक्ति, एक दुकानदार, एक सैलरीड पर्सन, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग लिमिट हो सकती है। कैश यूज एट मैरिज, दोस्तों शादियों का सीजन है और जब भी शादी के अंदर दोस्तों कितना बड़े अमाउंट पर पैसा यूज होता है, तो हम क्या करते हैं, मकान में कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, तो अनाप शनाप पैसा हम अपने अकाउंट से निकाल लेते हैं। गोल्ड परचेज करना होता है और प्रॉपर्टी की परचेज या सेल में कैश का कितना लिमिट हमने रखना है। बैंक के अंदर कितना पैसा जमा करा सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं। गिफ्ट के अंदर कितना कैश, डोनेशन के अंदर, ऐसी कौन कौन सी अमाउंट है जिसको हम क्रॉस ही ना करें, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी दिक्कत हमें ना आए। अब सबसे पहले कैश एंड होम की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन चेक करेगा, कब चेक करेगा दोस्तों कि आपके घर में कितना पैसा पड़ा है। यूजुअली आप चेक कर लीजिए, आपकी लाइफ टाइम में आपके घर पे कोई ऑफिसर आकर के आपसे पूछ करके गया हो कि आपके पास इतना पैसा क्यों पड़ा है, कहां पड़ा है। दोस्तों बड़े बड़े जो सर्च एंड सीजर होते हैं, आजकल तो वैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। जब सर्च एंड सीजर होता है, रेड पड़ती है, छापे पड़ते हैं, आपके घर में 5-10 लाख रुपए पड़े हैं, तो उसके लिए इनकम टैक्स वालों के पास इतना समय नहीं होता है कि इन छोटी मोटी फाइलों के लिए वो छापे मारे। तो अगर छापा पड़ता है तब आपको सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ता है। दोस्तों आप प्रॉपर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं, प्रॉपर आप अपना आईटीआर, आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी नौबत आपके पास नहीं आती है। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाता है तो जितना भी घर में आपके कैश पड़ा है उसकी आपको ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट। अब कैश इन हैंड आपने सुना होगा, जब बही खाते बनाते हैं तो रोकड़ पोते बाकी या कैश इन हैंड कहलाता है। अगर आप एक दुकानदार हैं, आपके घर में अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए का कैश पड़ा है और वही 50 लाख रुपए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैश इन हैंड पड़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने दोस्तों मान लीजिए 25 लाख रुपए नगद निकाल लिया और आपके घर में शादी है बच्चे की, बच्ची की, और वो 25 लाख रुपए आपके बैंक से एंट्री निकली हुई है, तो उसका भी आपके पास प्रूफ है। तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। बात आती है सोर्स की। दोस्तों आपने 10 लाख रुपए की एफडी तुड़वा ली, वो पैसा आपके पास पड़ा है। आपने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, आपने कोई खेती की जमीन बेच दी मान लीजिए, तो उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगता है। आपके फैमिली मेंबर से कोई पैसा मिला, दादी जी की मटकी जब फोड़ी आपने दोस्तों, उसमें कैश निकल गया। कोई आपने माल बेचा था, कोई आपने सर्विस दी थी, या आपके पास बिजनेस का कैश इन हैंड है। एक किसान है, वो आज सुबह ही फसल बेच करके आया है, तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। आप अपनी आईटीआर भर रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए पिछले साल 7 लाख रुपए आपकी इनकम टैक्स फ्री थी और इस बार 12 लाख रुपए टैक्स फ्री है। आपने पिछली बार तो 7 लाख रुपए इनकम फ्रॉम ट्यूशंस, कोचिंग्स, कुछ भी आपने दिखा दी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो 19 लाख रुपए दोस्तों आपने एक नंबर के यहाँ पे शो कर दिए। अब मान लीजिए आपके घर में 19 लाख रुपए पकड़ा गया, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ये तो मेरी इनकम है, ये तो मैंने कैश से, मेहनत से पैसा कमाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट अगर आप बनाते हैं दोस्तों, आईटीआर 3 के अंदर डिटेल में बैलेंस शीट जाती है, तो वहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस करके एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपने अगर कैश का बैलेंस दिखाया और उतना कैश आपके पास पड़ा है, इनकम के सोर्स है आपके पास, तो कोई भी टेंशन
टेंशन, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आती है। लेकिन दिक्कत कब आती है दोस्तों, आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास में दोस्तों 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए मिल गया और आप बता ही नहीं पा रहे हैं ये पैसा किसका है, कहां से है। बोरी भर करके दोस्तों, गट्टे भर करके आपके पास में आ रहे हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, कि उन्हें नहीं लगता है कि आप सच बोल रहे हैं। तो दोस्तों अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग पेनल्टी लगाई जा सकती है। यूजुअली अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है तो 84%, लेकिन ये इंटरेस्ट, टैक्स और पेनल्टी बढ़ा करके दोस्तों आपको जितना अमाउंट आपका पकड़ा गया उससे ज्यादा की भी पेनल्टी, इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो कभी भी आपको अनएक्सप्लेन्ड सोर्स आपके पास नहीं रखना है। अब दोस्तों ऑनलाइन जमाना, डिजिटल जमाना है, तो यूपीआई करना है, कुछ भी करना है, आपके खाते में पहले पैसा आना तो पड़ेगा। तो बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए दोस्तों जो रिपोर्टिंग है वो बैंक को करनी पड़ती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक वालों की जिम्मेदारी लगा दी कि आपके पास में कोई भी व्यक्ति आए ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति का हमें रिकॉर्ड दे देंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर वो चेक करेगा कि आपने ये रिकॉर्ड जो ट्रांजैक्शंस की ये सही की है नहीं की, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अभी दोस्तों 1 जनवरी 2026 से क्या हो रहा है, आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इनकम टैक्स कैसे चलता है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026, इस पूरे साल के अंदर दोस्तों आपने एक या एक से बैंक अकाउंट के अंदर, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में आपका सैलरी अकाउंट भी आता है, सेविंग अकाउंट भी आता है और किसान वाला केसीसी अकाउंट भी है, लोन अकाउंट भी है। एक कस्टमर आईडी के अंदर, एक पैन कार्ड के अंदर इन सभी बैंक अकाउंट्स को मिला करके अगर आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, और दोस्तों ये ट्रांजेक्शन क्या होगी, कैश डिपॉजिट की या कैश विड्रॉल की। अब दोस्तों आप जाकर के पर्ची भर करके कैश को जमा कराते हैं, या पर्ची भर करके या चेक से आप नगद निकालते हैं। 2 तरह के चेक होते हैं, एक आपने किसी को चेक दिया और यहाँ पे जो उसको अकाउंट पे ही कर दिया, तब ये कैश विड्रॉल नहीं माना जाता है। 10 लाख रुपए से ज्यादा का दोस्तों पूरे साल के अंदर एक अकाउंट के अंदर या तो एक बार में या टुकड़ों टुकड़ों में आप ये कैश के ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, या एक बार के अंदर 2 लाख से ज्यादा का नगद जमा कराते हैं। दोस्तों 50,000 से ज्यादा जमा कराएंगे तभी भी आपका वहां पे पैन कार्ड मांगा जाता है सेविंग बैंक अकाउंट में। तो ये ट्रांजैक्शंस जो होंगे ये आपके पैन कार्ड में बोल जाएंगे। अब आपके पैन कार्ड में कैसे बोलेंगे वो आपको कैसे पता लगेगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर के AIS, TIS और फॉर्म 26S होते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि आपने ये जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो आपके पैन कार्ड में कौन से बैंक में, कौन से अकाउंट में जमा करवाए हैं, डिटेल के अंदर वहां पे आ जाते हैं, तो आपके ये ट्रांजैक्शन शो कर जाते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और बिजनेस के लिए क्या करते हैं, करंट अकाउंट यूज करते हैं। मैंने आपको सेविंग बैंक अकाउंट की तो लिमिट बताई, लेकिन कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल आप करंट में करते हैं तो 10 लाख रुपए की जगह आपको ये लिमिट कितनी दे दी है, 50 लाख रुपए की है। ये ट्रांजैक्शंस भी आपके AIS, TIS और फॉर्म 26S में बोल जाएंगे। ये AIS, TIS और 26S कैसे आपको चेक करना होता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब दोस्तों जॉइंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। एक बार क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ है, मदर और फादर है, भाई और बहन है, किसी भी तरह से कोई जॉइंट अकाउंट आप ओपन कराते हैं, उसका अकाउंट नंबर एक ही होता है, और दोस्तों वहां पैन कार्ड जो है वो आपके जॉइंट अकाउंट होल्डर का लग जाता है। तो अगर आपका भी जॉइंट अकाउंट है और आप अपना पैन कार्ड वहां पे लगा देते हैं, तो जिस प्राइमरी होल्डर का पैन नंबर है उसी के ऑनलाइन ये जो रिपोर्टिंग होती है, ये आपकी जॉइंट अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट हो, ये एक ही अकाउंट माना जाता है, और अकाउंट का डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्राइमरी पैन होल्डर में, और सेम की सेम लिमिट रहेगी 10 लाख नगद की जमा कराने की, निकालने की। आप ऐसे मत समझे कि यहाँ पे 10-10 लाख रुपए दोनों को मिल जाएगी, क्योंकि आपका अकाउंट तो एक ही है और उस एक अकाउंट के हिसाब से आपको लिमिट मिलती है। अब दोस्तों एक और लिमिट बताई मैंने आपको, 10 लाख रुपए से नगद जमा ज्यादा करवा दिया या 10 लाख से ज्यादा निकाल दिया, ये सूचना तो इनकम टैक्स को चली जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके खुद के अकाउंट से पैसे निकालने पर भी सेक्शन 194 के अंदर आपका टैक्स काटेगा, यानी कि आपका TDS काट लेगा। अगर आप एक बैंक अकाउंट के अंदर कैश निकाल लेते हैं 20 लाख रुपए से ज्यादा, 20 लाख से, हालांकि 10 लाख से ज्यादा का आपने कैश निकाला तो ये सूचना इनकम टैक्स को चली गई, लेकिन 20 लाख से ज्यादा निकालते हो तो एक और लिमिट आपकी ट्रिगर हो जाएगी। अगर आपने पिछले 3 साल की ITR नहीं भरी है, मान लीजिए असेसमेंट ईयर आपका 25-26 है, असेसमेंट ईयर आपका 24-25 है, असेसमेंट ईयर आपका 23-24 है, तो आपने इन तीनों सालों की ITR नहीं भरी है और आपने 20 लाख से ज्यादा का नगद निकाल लिया, तो दोस्तों 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपका 80 लाख रुपए आपने निकाल लिया। इस 80 लाख रुपए पर आपका 2% का TDS काट लिया जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपए। अब 1 करोड़ से ज्यादा का नगद निकालते हो तो 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर 5% का TDS काट लिया जाएगा। ये TDS क्या होता है, ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स
आप ही के पैन कार्ड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना चली जाएगी, ताकि उन्हें पता लग जाए कि आपने इतना सारा लेन देन किया है। एक अकाउंट के अंदर दोस्तों आप कैश निकाल लेते हो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, अगर आपने पिछले 3 साल की ITR भर रखी है तो ये लिमिट आपकी 20 लाख से 1 करोड़ हो जाएगी। 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर 2% का TDS काट लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों 10 लाख से ऊपर का अगर आप कैश निकालते हैं तो ये सूचना तो वैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है, लेकिन अब 20 लाख से ज्यादा के ऊपर आपका TDS काटा जाएगा, जो कि इनकम टैक्स के ऊपर पहले से ही वहां पे उनको पता लग जाएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका साल खत्म होगा, साल खत्म होने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरेंगे। ITR 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट टाइम या नॉर्मल इनकम के लिए होती है, और आप 20 लाख से ज्यादा का लेन देन कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल इंसान तो नहीं हो। अब आपकी इनकम देखी जाएगी, 12 लाख से कम है तो आप ITR भरेंगे, और जो भी आपका TDS कटा था उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप कोई भी परचेज करते हैं, मान लीजिए आप परचेज करने के कोई आइटम, गोल्ड, आजकल तो ऐसी महंगी महंगी चीजें मिलती है बाजार में, और कैटरिंग करनी है दोस्तों, कपड़े लेने हैं, शादी का कोई भी आपने शॉपिंग करनी है, और आप दे देते हैं कैश सामने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का ऑन रिकॉर्ड। अब दोस्तों इन दोनों चीजों में फर्क होता है, ऑन रिकॉर्ड के अंदर और ऑफ रिकॉर्ड के अंदर। ऑन रिकॉर्ड का मतलब आपने उसको कैश दिया, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी और आपको रसीद जारी करके दी या GST का बिल दिया, तो इस केस में क्या होगा, ये ट्रांजैक्शंस भी रिपोर्टेबल हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने ज्वेलरी लेनी है तो वो ज्वेलर आपसे ले लेगा दोस्तों, लेकिन उस मामले में वो ज्वेलर खुद ही फंस जाएगा, क्योंकि जब वो अपनी टैक्स ऑडिट करवाएगा, जब CA साहब उनकी ऑडिट करेंगे पूरे साल के अंदर, तो उनकी कैश बुक चेक की जाती है कि वो व्यक्ति ने किस किस से 2 लाख से ज्यादा का कैश लिया है। तो 2 लाख से ज्यादा कैश लेने वाले व्यक्ति को बराबर अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए आपको किसी सुनारे से आपने 2.5 लाख रुपए का सोना लिया नगद में, और उसने अपनी एंट्री दिखा दी, तो ये 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी उस सुनारे को लग जाने वाली है, उस गोल्ड स्मिथ को लग जाएगी, उस ज्वेलर्स को लग जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको 2 लाख से ज्यादा का किसी से पैसा नगद नहीं लेना है, ऑन रिकॉर्ड। अब गिफ्ट दोस्तों, गिफ्ट लेना और देना हर एक व्यक्ति को तो पसंद है, लेकिन इनकम टैक्स को पसंद नहीं है। गिफ्ट टैक्स फ्री होता है अगर ये रिलेटिव से मिले, मदर, फादर, दादा, दादी, बुआ, फूफा, मामा। गिफ्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है दोस्तों। आप रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट लेते हैं तो ये टैक्स फ्री होता है, और शादी के मौके पर जो भी गिफ्ट मिलेगा दोस्तों वो भी टैक्स फ्री है, लेकिन 2 लाख से ज्यादा का गिफ्ट आपको नहीं लेना है। मान लीजिए आपके फादर साहब हैं, वो आपको 5 लाख रुपए का गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ये आपके टैक्स फ्री तो हो जाएगा कि आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स को गिफ्ट डीड बना करके बता दोगे तो आपने 2 लाख से ज्यादा का नगद ले लिया, तो आपको पेनल्टी बराबर अमाउंट की लग सकती है। कैश के अंदर आपको 2 लाख से ज्यादा का गिफ्ट नहीं लेना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रिलेटिव नहीं है, उनसे आप 50,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हैं, जो टैक्स फ्री होता है। मान लीजिए 50,000 10 रुपए का गिफ्ट ले लिया, तो दोस्तों ये सारी की सारी अमाउंट आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाने वाली है, और हो सकता है इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाए। तो ये 50,000 रुपए की लिमिट मैंने आपको बताई। इसके बाद में दोस्तों पेनल्टी बता दी। अगर आप कैश ले लेते हो 2 लाख से ज्यादा का, तो 100% की पेनल्टी रिसीवर को लग जाएगी। अब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, आपने 15 लाख रुपए की कार लेनी है, और कार डीलर के पास जाना और उसको बोलना मैं नगद में देना चाहता हूं, तो दोस्तों उसको तो ऑन रिकॉर्ड अपने कार को सेल करनी है, TCS भी कलेक्ट करना है, बिल भी काटना है। आप उसको बोलेंगे कि मैं आपको ये 15 लाख रुपए कैश देना चाहता हूं, दोस्तों सवाल ही नहीं पैदा होगा कि वो आपसे ये कैश ले लेगा। वो बोलेगा कि भैया आप 13 लाख रुपए दे दो, या 13,10,000 रुपए तो ऑनलाइन दे दो, और 1,90,000 रुपए मैं कैश ले सकता हूं, क्योंकि उसे पता है 2 लाख से ज्यादा का वो कैश लेगा तो उसको सामने वाले अमाउंट पर लेने वाले को इतने रुपए की पेनल्टी लग जाने वाली है। डोनेशन, उपहार, दान, चंदा, ये भी दोस्तों करते रहना चाहिए। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स का बेनिफिट लेंगे 80G के अंदर या 80GGC के अंदर, आपको पता होना चाहिए दोस्तों सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ये छूट मिलने वाली है, लेकिन आजकल तो न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक इनकम वैसे भी माफ हो गई है, तो यहाँ पर 0.1% लोग भी नहीं जाएंगे। लेकिन रूल तो रूल है। ओल्ड रिजीम में आप कैश के अंदर अगर 2,000 से ज्यादा का चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को, NGO को देते हैं, उसकी आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलने वाली है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको रिसीव्ड करने की लिमिट मैंने बता दी थी। एक व्यक्ति से एक ट्रांजैक्शंस के प्रति 2 लाख से ज्यादा का नगद ना लें। अब दोस्तों 1-1 लाख रुपए के आपके पास में 10 कस्टमर आ गए तो 10 लाख ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति से 2 लाख से ज्यादा नहीं लेने हैं। आप सेल्स कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं। ये क्या होता है सर?
1 करोड़ से ज्यादा की अगर आपकी सेल है या 50 लाख से ज्यादा की सर्विस है तो किसी सीए साहब से आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं है। वो ऑडिट करके देंगे, सीए यस नो करेंगे, प्रॉपर रिपोर्ट देंगे, तब माना जाएगा कि आपकी ऑडिट हो चुकी है। तो आप परचेज करते हैं, आपने माल खरीदा, सैलरी दी, किसी को भी कोई खर्चा किया, वो 10,000 रुपए से ज्यादा का आपको नहीं करना है, नहीं तो वो आपकी ऑडिट के टाइम वो सीए साहब आपका खर्चा डिसअलाउ कर देंगे और उतने रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे और आपको हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी देना पड़ सकता है। अब बात लोन की कर लेते हैं दोस्तों। आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो क्या बैंक आपको ऐसे नगद लोन देंगे? नहीं देंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आपको भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत बार पैसे की जरूरत पड़ती है दोस्तों। आपके घर में मान लीजिए 10 लाख पड़ा है तो आप किसी को भी उचंती दीजिए, किसी से भी लीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 269SS और 269T कहता है आप ना तो किसी से लोन ले सकते हो ना ही लोन दे सकते हो 20,000 रुपए से ज्यादा। कई बार क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति के खाते में 20 लाख रुपए नगद जमा था, उसने अपनी ITR नहीं भरी, सेक्शन 148 के अंदर नोटिस आ गया। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति तो बड़ा समझदार था, उसने बोला मैंने तो मेरे फादर से लोन लिया था, मेरे दोस्त से लोन लिया था, तो उस दोस्त को भी बुला लेंगे और आपको भी कहेंगे कि तू 20,000 रुपए से ज्यादा जब आपको रूल बताया गया है किसी से नगद में लोन नहीं ले सकते हो तो आपने ये क्यों ले लिया, तो वो बराबर अमाउंट की दोस्तों पेनल्टी लग सकती है। अब क्या होता है, ITR भरी या नहीं भरी, इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करते हैं तो दोस्तों जैसे ही साल खत्म होता है AIS, TIS और 26S के अंदर ये शो कर जाते हैं, तो आपको रेकमेंड करेंगे, सलाह देंगे, गाइड देंगे कि आप अपनी साल खत्म होने के बाद ये फॉर्म जरूर चेक करें और अपनी ITR भर दें। ITR भर दी, अच्छे से नहीं भरी दोस्तों, 50 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट कर रखा था और ITR भरी, ITR 1 पार्ट टाइम में 1 लाख रुपए की इनकम, तो सेक्शन 143 का नोटिस आपको जिस साल आपने ITR भरी उसके अगले साल के 30 जून तक आ सकता है। इसके बाद अगर आपने ITR भरी नहीं है या गलत भर दी तो सेक्शन 133(6) का नोटिस कभी भी आ सकता है। सेक्शन 148 का नोटिस साल खत्म होने के 4 साल तक, अगर कैश का लेन देन 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल तक आपको भेज करके आपसे पूछा जाएगा कि आप ट्रांजैक्शंस कहाँ किए थे, कैसे किए थे। अगर आप बता देते हो कि सर ये तो मेरी सेल थी, मेरा प्रॉफिट नहीं था, ये ऐसे था, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, इनकम टैक्स वाले उस सारी की सारी कैश की अमाउंट को आपकी इनकम मान सकते हैं और उसके ऊपर बराबर अमाउंट तक का टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, हालांकि 84% तक का तो रूल है, लेकिन कई बार इससे ज्यादा भी पेनल्टी आपकी लगाई जा सकती है। तो आप कैश के अंदर लेन देन ऑफ द रिकॉर्ड जितना मर्जी करते रहें, लेकिन बैंक में जाकर के आ बैल मुझे मार 10 लाख से ज्यादा पूरे साल में, 2 लाख से ज्यादा एक बार में जमा नहीं कराएंगे। साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26 चेक करेंगे। दोस्तों आपको प्रॉपर अपनी बढ़िया से ITR भरनी है, इनकम के हिसाब से जो भी लेन देन करेंगे उसका रिकॉर्ड रखना है और आपके पर्सनल CA होने चाहिए। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि आपको रूल का पता होना जरूरी है और रूल अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों वीडियो बड़ी ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दे। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज, डाउट, आपके वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। जाते जाते एक सवाल दोस्तों, एक व्यक्ति जिसने एक बार में 3 लाख रुपए कैश जमा करा दिया, तो क्या ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जा सकती है? नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।